तो बजट को लेकर अब आपको अपना हम खास शो दिखाते हैं और शार्क टैंक के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो में। जब वित्त मंत्री का हिसाब सही तो क्यों गड़बड़ाए आपका खाता बही? गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। प्लीज नो, ये तरीका ठीक नहीं। దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులు. Zero poverty. Amendments to the Atomic Energy Act and the भारत 24 के सवाल एक्सपर्ट्स देंगे सटीक जवाब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शार्क टैंक बजट यानी कि शार्प तरीके से इस बजट को डिकोड करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। मेरे साथ अदिति मौजूद है, शिखा हमारे साथ मौजूद है, आकांक्षा मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही हमारे सामने इस वक्त मौजूद है शार्क टैंक यानी कि शार्क टैंक जो ये बताएगा कि इस बजट से निकलकर क्या सामने आया है। इस बजट को डिकोड करने में आसानी मिलेगी। कहा यह जा सकता है कि मिडिल क्लास का इंक्रीमेंट हुआ है क्या? मिडिल क्लास को टैक्स में वाकई में राहत मिली है क्या? और अगर मिली है तो इसके इम्प्लीकेशंस किस तरीके से देखने को मिलेंगे, इसका असर क्या मिलने वाला है? सीधा सवाल सीधा जवाब हमारे शार्क टैंक से होगा। आइए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। शार्क टैंक में हमारे साथ मौजूद कौन कौन है? मेरे राइट हैंड सर की तरफ शुरू करती हूँ मैं। सौरभ राय जी हमारे साथ मौजूद है। आप सीईओ है आराहास ग्रुप के। एमबीए की डिग्री सौरभ जी बीच में है और 25 सालों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। एआई के क्षेत्र में आपने बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो आपसे पहले तो बजट को सौरभ जी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पर राजीव गुप्ता जी है, अर्थशास्त्री हैं, बिजनेस कोच हैं। ग्लोबल एजुकेशन में आपकी तरफ से अहम योगदान दिया गया है और कई इंटरनेशनल मंच पर आप स्पीकर की भूमिका निभा चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज इस टैक्स को समझने के लिए, बजट को समझने के लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। मनीष गुप्ता जी कॉर्नर में इस वक्त मौजूद हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर रोज जुड़ते हैं और साथ ही मनीष जी अर्थशास्त्र के जानकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मार्केट एक्सपर्ट है और इसके साथ ही कानून की डिग्री भी आप रखते हैं। तो बहुत सारे एंगल से मनीष जी आज इस बजट को समझाने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोनिका जी हमारे साथ मौजूद है। मोनिका सूद, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में 25 सालों का अनुभव रखती हैं। इसके साथ ही आपका भूतपूर्व योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है। एमबीए और कानून में मास्टर डिग्री है। कई अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। एक बार फिर से रिपीट करते हुए, पहले नंबर पर राजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, दूसरे नंबर पर सौरभ राय जी हमारे साथ मौजूद है, तीसरे नंबर पर मोनिका सूद जी हैं और चौथे नंबर पर मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप सभी शार्क टैंक का स्वागत करते हैं। सबसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगी मनीष गुप्ता जी, आप ही के साथ। मिडिल क्लास का इंक्रीमेंट हुआ है क्या, हाँ या ना? बिल्कुल हुआ है। मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हम मिडिल क्लास को देखें जो 50,000 रुपये महीना से लेके 1 लाख रुपये महीना तक कमाता है, जो पहले एक भी टैक्स नहीं देता था 50,000 वाला, और उससे ऊपर वाला जो टैक्स देता था, 1 लाख रुपए कमाने वाले को कोई भी रुपया टैक्स नहीं देना है। और उसकी जो हर बार जो टीडीएस कट जाता था ना, जो मीम चल रहे थे कि सारी सैलरी सरकार ले लेगी, हमें रिफंड देगी, उल्टा कर दिया। मोदी सरकार ने इस बार ये साबित किया कि वो लेते नहीं है, देते हैं। और इस बार इतना लिया है कि पुराना सब शॉर्ट वर्किंग पर ये तो नए टैक्स रिजीम पर है ना, ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या? देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम है बट गुड फॉर नथिंग है। बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम सिर्फ और सिर्फ एचयूएफ के लिए रह गई। एचयूएफ में अगर किसी को 80C की डिडक्शन चाहिए तो मिल जाएगी, वो 2-4% का छोटा मोटा फायदा है, कर ले। इंडिविजुअल तो शायद ही कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही सरकार ये विजन क्रिएट करती है कि मेरे को टैक्स बेनिफिट देना है, तो उसके पीछे मल्टीपल एंगल सोच के फायदा दे दिया, अपना भी फायदा सोच लिया। क्योंकि एक तरफ फायदा उन्होंने ये दिया कि जनता को लाभ हो गया, इलेक्शन भी जीत लेंगे। जो लोग मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे थे, हमने मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी, हमने रिलीफ दिया। लेकिन बदले में जो अपनी जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनने का जो टारगेट था,
उस टारगेट के नजदीक जल्दी से पहुंचने वाले हो गए। राजीव गुप्ता जी, हमने खर्चा बता दिया सरकार का। वो सरकार जिसका सबसे ज्यादा पैसा कलेक्शन आमदनी टैक्स थी, 2024-25 की बात करें तो 30% इनकम टैक्स था, उसके अलावा 28% आपका जीएसटी था। तो कैसे आप खर्चा तो करते रहेंगे, आपकी आमदनी कहाँ है फिर? मैं तो आज बहुत सरप्राइज हुआ हूँ एक्चुअली, जिस तरह का बोनेंजा टैक्स में दिया गया है, क्योंकि सीतारमन जी ने खुद कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा इससे, और वो बोनेंजा मिडिल क्लास को दिया गया है। अब ये रेवेन्यू पूरा कहाँ से होगा खर्चा करने के लिए? दूसरी तरफ फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात करी गई है, और जो एस्टिमेट है वो 4.5% के करीब का फिस्कल डेफिसिट का है। अभी तो हम 5.1 पर हैं, अभी आपको 3.5 तक जाना है। 3.5 तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाना है। right. एक्चुअली कोविड के दौरान अगर आप ध्यान से देखें, हमारा जो जीडीपी से डेट का जो रेशो था वो करीब 65-66% से बढ़ के 89% पे चला गया था, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट की तरफ काफ़ी सारा पैसा निकल जाता है। तो उसको धीरे धीरे कम करने का प्रावधान है, और टैक्सों को कम करते हुए इसका मतलब बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से कि टैक्स नेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ लोग जो टैक्सेशन में आने चाहिए वो बढ़ेंगे, किसी तरह से उस तरफ रुझान किया जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि शायद डाइवेस्टमेंट भी एक मेजर हो जो अभी शायद दिखाई नहीं दिया है। क्या सर, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या? नहीं, इन्फ्लेशन तो ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। इन्फ्लेशन पे इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़े ना बढ़े, बोरोइंग बढ़ेगी। अब हम क्या नहीं, बोरोइंग नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर बोरोइंग बढ़ा रहे होते तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता। फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है। जनरेशन कहां से है सर? तो जनरेशन का मैंने आपको बताया कि जनरेशन जो टोटल रेवेन्यू की बात है उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स देते हैं इनटू ईच पर्सन्स टैक्स इज द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू अगर बढ़ना है तो हो सकता है नंबर ऑफ पीपल पूल बढ़ाना है। पूल बड़ा करने की कोशिश है। ये वैसे भी सोची समझी नीति है। पिछले 7-8 साल से उस नीति पे हम जा रहे हैं कि कैसे पूल को बड़ा किया जाए। एआई और बहुत सारे चीज़ें आने के बाद हमारे जो टैक्स को देखने का मतलब जो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उस टैक्स पूल में ज़्यादा लोग आएंगे, और मुझको लगता है शायद डाइवेस्टमेंट के थ्रू एक हालांकि ये कहीं अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फाइन प्रिंट में कहीं ना कहीं आएगा कि डाइवेस्टमेंट से भी कुछ पैसा शायद आने की उम्मीद बिल्कुल। हो। और सौरभ जी, क्या नौकरी पेशा जो लोग हैं, जाहिर है इनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है, रोजगार की बात सरकार करती है। अब चूंकि ये पूल को 12 लाख तक किया गया है, एक डाइवर्स एक तरीके से आप देख सकते हैं, तो क्या इसमें नौकरियों में इजाफा होगा, या फिर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी लिमिट को बढ़ाया जाएगा ताकि सरकार को फायदा हो? क्योंकि कोच तो चाहिए सरकार को भी। देखिए, पहली बात तो ये वेलकम कदम है ख़ास तौर पर मिडिल इनकम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी कह लें सेविंग तो होगी, और बहुत सालों से हम वेट कर रहे थे कि इनकम टैक्स रिलीफ हो, कुछ तो रिलीफ हो, एटलीस्ट कुछ तो है अभी। नाउ क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है कि क्या इससे नौकरियां बढ़ेंगी? मुझे नहीं लगता है नौकरियां बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से नौकरियां बढ़ेंगी। तो सरकार को फायदा कैसे है सर? सर, सरकार को कैसे फायदा होगा? अगर मैं जो ईमानदारी धन कोष है उसमें वृद्धि कैसे होगी? शार्प टैंक में ईमानदारी की बात करूं तो दिल्ली इलेक्शन को ध्यान में रखिए, मेजॉरिटी मतलब लोग, अरविंद केजरीवाल की बॉल पे छक्का मार दिया है मोदी जी ने। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बहुत छक्का ऐसा है जो ग्राउंड से बाहर गया तो फिर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी सर? सर मैम देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी ग्रोथ से, और ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत सी चीज़ें इस बजट में बोली गई हैं। आप अर्बन मिशन की बात करें, आप जो स्पेशल मिशन की बात करें, ये सारे मिलजुल के बढ़ाएंगे। बट लोगों को रिलीफ मिलना भी ज़रूरी था, और किसी भी इकॉनमी में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वहाँ की जनता खुश हो, और अगर जनता खुश होगी तो रिजल्ट मिलेगा। इनकम बढ़ेगी, यानी कि हाथ में पैसा ज्यादा होगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी होगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर हाथ में पैसा होगा तो फायदा है कि नहीं? बिल्कुल है, पर ये कैश 22 है। हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, हम सेविंग्स, हमारी बैंक सेविंग घटती चली जा रही हैं। अगर आप देखें तो कहीं पर एक बैलेंसिंग एक्ट भी लाना होगा, बट देन ये साइक्लिकल होता है। सरकारें डिफरेंट स्टेजेस पे कभी बढ़ाती हैं कंजम्पशन को, कभी घटाती हैं कंजम्पशन को। मेरे ख्याल से अभी जिस तरह की वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है और जिस तरह का माहौल चल रहा है कंफ्यूज,
ऐसे में अगर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हो, हमारा जीडीपी बढ़े, तो सारी दुनिया का पैसा ज़्यादा चांसेस है भारत में आएगा। डायरेक्ट टैक्स से हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो स्पेंडिंग बिहेवियर है उस पर भी तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, 75,000 जेब में ज़्यादा आ रहे हैं और निश्चित रूप से कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बनती जा रही है, जेनजी जेनेक्स सभी जा रहे हैं और खर्च होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। हम कभी भी, भारत कभी भी कंज्यूमर वाला तो था ही नहीं पिछले 10 साल से। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा था और वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो कंज्यूमर तो अब इस बार नजर आ रहा है कि वो कंज्यूमर चाहता है कि पैसा मार्केट में आए। वही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि सेविंग छोड़ा पहले हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गए और अब कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूम साफ दिखाई दे रहा है। स्टॉक पे भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसका? तो बिल्कुल होगा। जो कंज्यूमर, जहां कॉमन स्पेंडिंग्स होगी वहां पर वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। राजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप जब ये बोलते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे था अब कंज्यूमर पे है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की डिस्टिंक्शन इस तरह होती है इकोनॉमी में। आई एम श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नौकरियों को बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट टूरिज्म को बढ़ाता है। बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। उन इंटरलिंकेजेस से पैसा वैसे भी लास्ट माइल तक पहुंचने की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कंज्यूमर नहीं कह रहे हैं क्योंकि टैक्स हमारा एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी। मैं उसी पे आ रहा हूँ इस बारी, क्योंकि कंजम्पशन को खास बूस्ट देने की बात हो रही थी इस वजह, और प्लस मिडिल क्लास को एक रिलीफ देने की बहुत बड़ा एक प्रेशर डेवलप हो रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से धीरे धीरे हमारा जितना जो परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो कैलकुलेशंस करी गई हैं, आई एम श्योर समबडी हैज टेकन केयर ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे किया गया है। सीतारमन जी ने कहा कि हम 1 लाख करोड़ रुपया छोड़ रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि वो 1 लाख करोड़ रुपया जो छोड़ रहे हैं वो और चीज़ों से कहीं ना कहीं रिकवर होगा। बहुत बड़ी चीज़ जो अगर आप ध्यान से देखेंगे वो है हमारा रिलीजियस टूरिज्म का इंक्रीज। ह्यूज इंक्रीज है। उस आदमी को समझ में नहीं आता है, लेकिन उससे कहां तक पैसा पहुंचता है जल्दी से और कंजम्पशन वहां से बढ़ती है। कंजम्पशन जो ऑलरेडी लोगों के पास, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनके पास पैसा आने से विद योर परमिशन मोनिका जी को जल्दी से, फिर आकांक्षा प्लीज मोनिका जी से अपने काउंटर्स लीजिएगा। मैम, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, मोदी जी ने कहा था। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी क्या? दूसरा, प्रोज एंड कॉन्स क्या आप देख रही हैं इसके? आपको लगता है कि जो एक बहुत कम परसेंटेज था जो टैक्स देता था, अब आपको लगता है कि इससे वो टैक्स चोरी वाले जो नंबर्स थे या जो टैक्स देने से बचते थे या किसी तरीके से अपना टैक्स बचाते थे, इस चेंज ऑफ स्लैब से उन पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? वो सोचेंगे कि हम भी टैक्स दें? हाँ जी, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी जनता है हमारे देश में जो कि रिटर्न फाइल ही नहीं करती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं होता है। टैक्स देने की तो बात दूर है। मेरे ख्याल से सिर्फ 2% ऐसी जनता है हमारे देश में जो टैक्स पे करती है और रिटर्न्स फाइल करती है। और इस डर से कि हमें टैक्स ना देना पड़े, काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्जेम्प्ट हो जाते थे कि भी हम निकल जाएं, हम अपना बैंक अकाउंट ना दिखाएं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना सामने लेके आएँ। तो बहुत सारी महिलाएं, ग्रामीण में कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं। तो आप सोचिए, इससे 12 लाख का जब हमें एक छूट मिला है, इससे क्या होगा कि बहुत सारी महिलाएं और अदरवाइज भी बहुत सारे लोग टैक्स भरेंगे। उनमें एक जोश आएगा कि हाँ, हमें इतना छूट मिल रहा है तो क्यों ना हम अपने आप को पैन इंडिया करके अपने आप को अपना हम पैन कार्ड लें और हम अपना इनकम टैक्स भरें। लेकिन सवाल ये भी है ना कि लॉन्ग टर्म में सरकार इसको जारी रख पाएगी क्या? क्यों नहीं रख पाएगी? जैसे विड्रॉ नहीं कर सकती कोई सरकार, विड्रॉ नहीं हो पाएगा। सरकार किसी भी एक बेनिफिट को डाल दे तो वो दोबारा विड्रॉ करने की हिम्मत नहीं है। विड्रॉ नहीं हो पाएगा। देखिए, महिलाओं के लिए और अदरवाइज एमएसएमई इन्होंने कितना फोकस कर रहे हैं एमएसएमई पे। इस बार इन्होंने बोला कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे, उसके बाद ग्रीनफील्ड इन्होंने और एयरपोर्ट्स बोले हैं। तो ये सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही तो है। लेकिन मोनिका जी, ये अचानक बिहार पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि चुनाव भी तो है आने वाले दिनों में। क्या बीजेपी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या बिहार इस देश का अंग नहीं है? 28 और राज्य हैं। मिथिलांचल में कोसी का क्षेत्र हो चाहे मखाने का, ये उत्पादन आज से नहीं हो रहा। अभी जो कामत है, जो जिनका ज़रोधा है, उन्होंने सबसे बड़ा व्यापार इसको लेकर के विदेश में कर लिया। मैं आपकी देखिए, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूं, मखाना बिजनेस से कनेक्टेड हो। देखिए, स्थिति ये है कि पूरे वर्ल्ड में पॉपकॉर्न चलता है,
पॉपकॉर्न कोई मेडिकली फिट प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा फैट बढ़ाता है। मखाना में मखाना maximum हमारे calcium लिए है। न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है और उससे बेटर है। तो मोदी जी चाहते हैं कि जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है पूरे प्रोडक्ट से पूरे वर्ल्ड में रूल करें। अगर हमने मखाना को कंट्रोल किया, उसको रेगुलेट किया, उसको ज्यादा बेटर एक्सप्लोर करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होगा। नहीं ये तो बेहतर है। export होगा। आप तो हाँ या ना ये बता दीजिए, इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना है या नहीं? है बिल्कुल है। अरे जिस तरीके की यूनिक पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां नीतीश कुमार की फैक्टर हैं, वहां अपने की फैक्टर को साधना अच्छा, एक हम कोई बुरी बात नहीं अक्सर है। इस बात का भी मैडम ने भी जिक्र किया कि 2% है टैक्स पेयर, 30% 6% है टैक्स पेयर। 30% तो टैक्स हमने इकट्ठा किया है अभी, इनकम टैक्स जो मिडिल क्लास, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट लोग जिनके पास अथाह पैसा है, वो इकोनॉमी ड्राइव कर सकते हैं, वो केवल 27% टैक्स देते हैं। तो मैं आप चारों से ही इसमें चाहूंगी कि जो अभी कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज होगा क्या इस पूरे बजट के लिहाज से, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना पैसा और मतलब generate हो सकता है? सिंप्लीफिकेशन देखिए मेरी राय में कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज नहीं होगा। एक तो दूसरी- पैसे वाले पैसे होते नहीं। होते रहेंगे। देखिए वो अब इसका मैं इम्पैक्ट बताता हूँ। सरकार ने अब इंडिविजुअल टैक्स को भी 25% पे ला दिया मेजरली। सरकार अब अभी रिसेंट का न्यूज ये है कि पिछले साल ही पहली बार इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा रहा है। सरकार ने क्या है, अभी कंपनी पर टैक्स है 22%। सरकार ये चाहती है कि जब भी आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, 25-50 लाख रुपए 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, आप कंपनी फॉर्मेट में आइए। वो फ्रॉड के, गड़बड़ के, गलती के चांस कम है और आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इसलिए सरकार चाहती है कि देश को अगर डेवलप करना है, अगर इसको विकसित भारत बनाना है, तो हमें कॉर्पोरेट फॉर्म में आना नहीं पड़ेगा। तो सौरभ जी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होगा इससे कि नहीं होगा? देखिए वेल्थ Improve डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कि नहीं होगा, होगा? निश्चित रूप से होगा। जहां सवाल है कॉर्पोरेट टैक्स सर वर्सेस 1% सबसे अमीर श्रेणी के अमीर श्रेणी में आते हैं, 1% जो सबसे अमीर हम कहते हैं। तो जब हम टैक्स में इस तरीके का बदलाव करेंगे, वेल्थ इंप्रूवमेंट एक बैलेंसिंग समाज में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल नहीं मिलेगी। मेरे हाँ, ख्याल आप से- डिसएग्री करते हैं नहीं, सर? वेल्थ इंप्रूवमेंट इस टैक्सेशन की वजह से नहीं होगी। वेल्थ इंप्रूवमेंट और वजहों से होगी। जो आपने एग्रीकल्चर के मेजर्स किए, जो आपने एमएसएमईज के ऊपर पैसा दिया, जो आपने और चीजें करी हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन से डिस्ट्रीब्यूशन का इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नहीं, टैक्सेशन बट अगर हायर इनकम वाले सर ज्यादा टैक्स देंगे तो हाँ। आपकी वेल्थ जो कंडीशनिंग है वो तो इंप्रूव होगी ना उससे। क्वेश्चन ये है कि जो 1% है वो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, वो हायर इनकम ग्रुप वाले, वो ओनर्स हैं उन कॉर्पोरेट्स के, और उन पर ये इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। होगा क्या इसमें, मरेगा सर, इन कौन? बड़े लोगों को तो फिर लोन भी माफ कर दिया जाता है ना सर? इसमें लोन वर्किंग माफ क्लास कर ही दिया मरेगा। जाता है। बड़ी संख्या में, मेरा इतनी इसमें बड़ी objection संख्या है। में वेव ऑफ होता है। मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है, इस देश में अमीर होना क्या गुनाह है? जो आदमी अमीर हो जाता है तो वो क्या सर, गरीब करता है? होना गुनाह एक मिनट, थोड़ी है। नहीं कह रहा हूं। वो एक अमीर मिनट, आदमी इतने लोगों नहीं को कह रहा हूं, देते जो हैं। आदमी अमीर हो जाता है वो क्या करता है? उस अच्छा, पैसे का? अमीर हमारे यहाँ अमीर हो रहा है कि नहीं? नहीं, सब अच्छा, जगह हो 2 रहा मिनट, है। राजनाथ सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है। अब- सर एक बार सुन लेती हूँ मनीष नहीं, जी, नहीं, राजनाथ सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेती हूँ। जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। यह पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19%